Okay, in linguistics, it generally refers to the study of form and structure of words. ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि मॉर्फोलॉजी होगी जो वो वर्ड्स की फॉर्म और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी. ठीक है, हम लोग मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे और उनको वर्ड्स के फॉर्म को देखेंगे. सही है, तो वी वुड अंडरस्टैंड how words function in morphology. ठीक है, the term morphology can refer to three different things. Number one, description of the behavior of morphemes and how they are combined. हम लोग morpheme की definition discuss कर लेते हैं, तो हम लोगों को ये समझ आ जाएगा कि morphology में हम लोग different morphemes के behavior को describe करते हैं और समझते हैं कि different morphemes आपस में कैसे combine होंगे. Morpheme is basically the smallest unit of वर्ड. ठीक है, मीनिंग बियरिंग यूनिट. हम लोग जब साउंड की बात करते हैं तो साउंड में हमारा सबसे स्मॉल यूनिट या मिनिमल यूनिट कौन सा होता है? फनीम. ठीक है, अगर अभी हम लोग मीनिंग बियरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं किसी वर्ड के मिनिमम पार्ट की, तो वो होगा मॉर्फीम. सही है, ऐसे हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज का सबसे शॉर्ट फॉर्म कौन सा, जिसे हम लोग लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो होगा लेटर. ठीक है, लेटर्स को कंबाइन करके हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करके हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, सो ऑन. सही है, अभी अगर हम लोग लिंग्विस्टिक लैंग्वेज एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास होगा फनीम्स होते हैं हमारे, जहाँ पे हम लोग साउंड्स की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट. देन हमारे होते हैं मॉर्फीम्स. इन मॉर्फीम्स वी डिस्कस द मिनिमल मीनिंग बियरिंग यूनिट. तो आप लोगों ने ये दो वर्ड्स याद करें, मिनिमल मतलब सबसे छोटा और मीनिंग बियरिंग यूनिट. ठीक है, so morpheme is the smallest part of a word. तो morpheme is not a word. morpheme जो है एक word का भी part है. that is a grammatical function or a meaning. तो या तो उसकी कोई ना कोई meaning होगी या उसका कोई grammatical function होगा. सही है, अब ये और ये वेरी करेंगे different types of morphemes पे, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग जब मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ मॉर्फीम्स एंड हाउ दे आर कंबाइंड, मतलब डिफरेंट मॉर्फीम्स होंगे, डिफरेंट जो हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट होंगे उनका कैसे बिहेवियर होगा, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट मॉर्फीम्स को हम लोग कंबाइन करके कैसे एक वर्ड बना सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी. अभी तक बात समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सबको क्लियर है? ऑलराइट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डेरिवेशनल, इन्फ्लेक्शनल एंड कंपोजिशनल प्रोसेसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन अकरिंग इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज. तो मॉर्फोलॉजी में बेसिकली किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज, हम लोग कंसर्न है इंग्लिश लैंग्वेज से. ठीक है, उसमें ये सारे प्रोसेसेस होंगे हमारे डेरिवेशनल, इन्फ्लेक्शनल एंड कंपोजिशनल प्रोसेसेस. अब ये चीजें हैं जो टाइप्स हैं मॉर्फीम्स के, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग उन वर्ड्स को मिला के कंपोज करके कैसे हम लोग वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, वर्ड्स हमारे कैसे बनते हैं. तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली डिस्कस करेगी बिहेवियर ऑफ मॉर्फीम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ सच वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस. तो अब वो सारे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे हम लोग डिफरेंट पार्ट्स को, मॉर्फेम्स को कंबाइन करके हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी में. सो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म, फंक्शन ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड. ठीक है, हम लोग डिफरेंट वर्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं, उसमें फिर मॉर्फीम्स की क्या वैल्यू होगी, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजी में. आई होप इट इज क्लियर सो फार. ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मॉर्फीम क्या होता है, मिनिमल मीनिंग बियरिंग यूनिट, जिसका कोई ना कोई ग्रामेटिकल फंक्शन हो या मीनिंग हो. सही है, उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो पहली एक्सरसाइज की उसमें हम लोगों ने वर्ड्स को ब्रेक डाउन किया. ठीक है, तो वो जो जितने वर्ड्स हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं वो होंगे डिफरेंट उसके मॉर्फीम्स. सिमिलरली हमारे पास एक वर्ड है टॉक्ड. ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारे दो मॉर्फीम. एक बेसिक हमारा रूट वर्ड है टॉक. ठीक है, क्योंकि टॉक को हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते. सही है, उसके साथ हम लोगों ने कंबाइन किया है ये दूसरा मॉर्फीम ईडी, उसको पास्ट फॉर्म बनाने के लिए. सही है,
सिमिलरली फॉर्म फंक्शन हमारे पेयर्स हो सकते हैं, या फिर हम लोग पिल्युलर जैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, ठीक है, उसके साथ हो गया बुक्स। तो बुक्स को हम लोग, एक वर्ड है बुक्स, उसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो उसके भी दो मॉर्फीम होंगे, एक होगा बुक और दूसरा होगा एस, तो वो पिल्युलर का मॉर्फीम होगा। तो अगर हम लोग उसको भी जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो होंगे दो मॉर्फीम। सिमिलरली ये वर्ड है टॉक्ड, तो इसके हमारे होंगे दो मॉर्फीम, ठीक है। ये वर्ड हमारा हो गया टॉक्ड, इसके हमारे हैं दो मॉर्फीम, एक टॉक, दूसरा ईडी। समझ आ रही है बात? तो इस वर्ड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो में। अभी हम लोग देखेंगे कि अब एक ये वर्ड है हमारा टॉक, इसकी तो हमारी कोई मीनिंग है पर्टिकुलर, टॉक की मीनिंग होती है बोलना या बात, ठीक है। अब ये जो दूसरा वर्ड है, दूसरा मॉर्फीम है ईडी, इसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका ग्रामेटिकल फंक्शन है। हमें पता है ईडी हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल फंक्शन है उसका, टू मेक इट पास्ट। सही है, तो हम लोग देखेंगे कि ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ ईडी इज टू मेक इट पास्ट। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अब ये जो वर्ड हो गया, ये है मीनिंग बियरिंग वर्ड, और ईडी जो है हमारा है ग्रामेटिकल फंक्शन। तो ये दोनों हमारे मॉर्फीम्स हो सकते हैं इंडिविजुअल। टॉक हमारी मीनिंग बियरिंग वर्ड है, ईडी जो है हमारा ग्रामेटिकल फंक्शन है जो ये सर्व कर रहा है पास्ट बनाने। सिमिलरली अगर हम लोग पिल्युलर्स की बात करें तो वहां पे हमारा आ जाएगा एस या ईएस जो होगा यहाँ पे दूसरा हमारा मॉर्फीम, उसका ग्रामेटिकल फंक्शन होगा टू मेक इट पिल्युलर। समझ आ रही है बात? इस तरह से हम लोग जो है मॉर्फीम्स को डिवाइड कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर सो फार। उसके बाद आ जाएगा बेसिक यूनिट्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फीम्स आर द बिल्डिंग स्टोन्स ऑफ फ्रेजेस। तो हम लोग जैसे वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस बनाते हैं, इस तरह से मॉर्फीम्स को बना के हम लोग वर्ड या फ्रेज बनाते हैं। सही है। मूविंग ऑन, one of the main properties of language are the sound meaning pairs when analyzing language or learning a foreign language. तो जब हम नई कोई लैंग्वेज सीखते हैं या किसी भी लैंग्वेज को हम लोग एनालाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज हमें आती है, अब हम उसको एनालाइज करना है, ठीक है, या कोई हम लोग नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसको हम लोग अगर एनालाइज करना है तो हम लोग साउंड और उसकी मीनिंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस साउंड की क्या मीनिंग है। दिस इज हाउ वी एनालाइज लैंग्वेज, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी लैंग्वेज की। वी कैन नॉट सिंपली लिस्ट ऑल द एक्सप्रेशंस, देयर इज एन इनफिनाइट नंबर ऑफ देम। अगर मैं आपको कहूँ कि आप लोग मुझे इंग्लिश के सारे जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो मुझे लिख के दे दें, तो क्या आप लोगों के लिए ये पॉसिबल हो सकता है कि आप मुझे सारे इंग्लिश के सारे वर्ड्स दे दें? नहीं दे सकते। इवन अगर आप डिक्शनरी भी देखें तो एक डिक्शनरी में सारे वर्ड्स नहीं होते, या सारे पॉसिबल एक्सप्रेशंस आपको तो नहीं मिलेंगे कहीं पे, ठीक है। डिक्शनरी में आपको वर्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको जो है सारे जो भी एक्सप्रेशंस यानी कि दो वर्ड्स किस कंबाइन में यूज हो सकते हैं वो आप मुझे सारे लिख के नहीं दे सकते। अगर आप ऐसे करने बैठेंगे तो फिर आपको फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, उसको आपने सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ लिखना होगा, उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा, उसके वर्ब फॉर्म लिखने होंगे, पास्ट और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंक फॉर्म, हर फॉर्म में आपको लिखना होगा। ये हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से हमारे इनफिनाइट नंबर, बहुत सारे हमारे अनलिमिटेड वर्ड्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। सही है। तो इसलिए हम लोग जो हमारे स्मॉलर यूनिट्स हैं उनको हम लोग अलग स्टडी करते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि पिल्युलर बनाने के लिए हम लोग एस या ई एस लगाते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक डिक्शनरी है नाउन्स की जिसमें सारे हमारे नाउन्स हैं। अब हमें पता है कि पिल्युलर बनाने के लिए हम लोग एस या ई एस लगाते हैं, तो वो हम लोग सारे नाउन्स के साथ लगाएंगे तो हमारे उतने ही नए वर्ड्स बन जाएंगे, तो हमारे वर्ड्स की जो है वो नंबर डबल हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसको समराइज कर सकते हैं सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में, वो है एस या ई एस। सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने लैंग्वेज को समझना होगा कि लैंग्वेज को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो इस तरह के एक्सप्रेशंस या इस तरह के मॉर्फीम्स हम लोग यूज करके जो है इनफिनाइट नंबर्स को सम अप करते हैं और अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग समझते हैं। जैसे आपको रूल पता है कि वर्ड्स को जो है यूजुअली एक्सेप्शंस हो सकती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जनरली हमें रूल पता है एस या ईस मिलाएंगे तो आप लोग जो है नाउन्स को प्लूरल बना सकते हैं।
तो इसलिए आप लोगों ने जो भी वर्ड्स सीखे हैं तो आपने सब वर्ड्स के प्लूरल नहीं सीखे, लेकिन आपको पता है जब आपने प्लूरल बनाना होगा तो आप लोग ऐसे ही इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, तो उनको हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ जो है हमारे एक्सप्रेशंस वो हम लोग फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉर्फीम्स। सही है। नाउ मॉर्फीम्स के बाद हमारे बनते हैं वर्ड्स। सो वर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एट यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम लोग वर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वो किसी साउंड्स की या साइंस, जैसे हम लोगों ने साइन थियरी पढ़ी थी, तो साइंस और सिंबल्स और साउंड्स को कंबाइन करके उनकी एक सीक्वेंस बनती है, तो वो हमारे बन जाते हैं वर्ड्स दैट फंक्शन एज मीनिंग बियरर्स। तो हमारे जो भी वर्ड्स होंगे दे ऑलवेज हैव अ मीनिंग। ठीक है, they bear some meaning, but this is a fuzzy notion, this is not very appropriate notion. Talked in she talked expresses both talking and the past tense। ठीक है, she talked, अब इसका मतलब ये हो सकता है talking भी हो सकता है, और इसका मतलब हमारा ये हो सकता है कि वो past tense भी है। is more or less one word और आर देयर थ्री डिफरेंट वर्ड्स। तो हमारा बेसिक वर्ड एक ही है टॉक, उसको हम लोग टॉक्ड भी लिख सकते हैं, टॉकिंग भी लिख सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीन वर्ड डिफरेंट तीन वर्ड्स हैं, या ये तीनों बेसिकली एक ही वर्ड है लेकिन उनकी फॉर्म डिफरेंट है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक कि टॉक, टॉक्ड एंड टॉकिंग आर दीज थ्री डिफरेंट वर्ड्स, या बेसिकली ये एक ही वर्ड है जिनकी ये तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि ये तीन अलग वर्ड्स हैं या बेसिकली ये एक ही वर्ड है? आपको बात समझ आ रही है हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं? ओके, सो इट इज बेसिकली वन वर्ड, इसके तीन फॉर्म्स है। ठीक है, उसको हम लोग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, वो उस पे यूज पे डिपेंड करे। अब ये सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी विद द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रक्चरल हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम लोग वर्ड्स पे ना रिलाई करें, रादर लिंग्विस्टिकली हम लोग मॉर्फीम्स पे रिलाई करते हैं। एक लेमैन जो होगा जिसका लिंग्विस्टिक से कोई कंसर्न नहीं होगा वो वर्ड्स पे रिलाई कर सकता है, क्योंकि उसके लिए इस बात को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है कि टॉक, टॉक्ड एंड टॉकिंग ये तीन वर्ड्स हैं या एक वर्ड, but for a linguist it is important, so that's why we rely on the solution of morphemes. I hope it is clear. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ फनीम्स हैं। ठीक है, अब ये नंबर जनरल दिया हुआ है डिफरेंट लैंग्वेजेस के टर्म्स में। ठीक है, हमें पता है इंग्लिश में हमारे 44 फनीम्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, उन फनीम्स को कंबाइन करके हमारा एक लिमिटेड सेट ऑफ जो है मॉर्फीम्स बन जाएगा। सारे हमारे जो भी डिक्शनरी में फॉर एग्जांपल वर्ड्स हैं या डिफरेंट जो एडिशनल फॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं पिलुलर के लिए या वर्ड एस्पेक्ट चेंज करने के लिए या इन सारी चीजों के लिए, वो हमारा हो जाएगा मॉर्फीम। तो मॉर्फीम्स को, डिफरेंट मॉर्फीम्स को कंबाइन करके हम लोग इनफिनाइट सेट ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर सो फार। अभी उसके बाद हमारा आ जाएगा मॉर्फ क्या होता है और एलोमॉर्फ क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने जिस तरह से एलोफोन डिस्कस किया था इसी तरह से हमारा होगा एलोमॉर्फ, और हमारा सिंपल होगा मॉर्फ। द रियलाइजेशंस ऑफ मॉर्फीम्स आर कॉल्ड मॉर्फ्स। जब मॉर्फीम को रियलाइज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फ। ठीक है, इंग्लिश में उसका प्लूरल होगा मॉर्फीम। जैसे इंग्लिश प्लूरल मॉर्फीम्स हैं ये। ठीक है, बॉयज, बॉक्स को हम लोग जब प्लूरल बनाते हैं तो हम ईएस लगाते हैं। सिमिलरली ऑक्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ईएन लगाते हैं। शीप का हमें पता है कि प्लूरल शीप ही रहता है, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा नल मॉर्फीम। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे नल का मतलब है नल, मतलब कोई अलग इसमें स्पेशल हम लोग मॉर्फीम नहीं लगाएंगे, ये सेम ही सेम रहेगा। सही है, तो एस, ई एस, ई एन और नल, ये 4 डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे एलोमॉर्फ। These different realizations of the same morpheme are called allomorph. So basically हमारा एक morpheme है जो है पिलुलर बनाना। ठीक है, so the purpose is to make पिलुलर, तो हमारा वो एक morph होगा पिलुलर।
अब उसको 4 डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। एक ये है कि हम लोग एस लगा लें, दूसरा होगा ई एस लगा लें, तीसरा होगा ई एन लगा लें, जैसे ये एग्जाम्पल है, चौथा होगा कि हम लोग सेम ही फॉर्म रिटेन करें। तो ये हमारे 4 डिफरेंट रियलाइजेशन हो जाएंगे, तो उनको हम लोग कहेंगे एलोमॉर्फ्स। तो इन एनी वे हम लोग पिल्युलर बना रहे हैं, लेकिन हम बना पिल्युलर ही रहे हैं, तो इन सब केसेस में ये जो हमारे होंगे ये हमारे हो जाएंगे एलोमॉर्फ्स। सही है, आई होप इट इज क्लियर। और आप लोग ये जो टर्म्स हैं अपने नोटबुक पे नोट करते जाएं, क्योंकि ये लेक्चर में रिकॉर्ड जो है यूट्यूब पे नहीं अपलोड करूंगी, तो ये हमारा लाइव सेशन है, ठीक है। व्हाट इज मीन्स इन्फिनाइट? इन्फिनाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम लोग कहते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टार्स। स्टार्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा नंबर है, इन्फिनाइट नंबर है, ठीक है, अनलिमिटेड।